Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the short question number 8 to 13 of Unit 2 Structure of Atoms. Question number 8 is what will be the nature of charge on the atom when it loses an electron or when it gains an electron? ओके ये हमने जो है यूनिट 1 में भी इसको चैप्टर 1 में भी इसको डिटेल में पढ़ा था और यहाँ पे फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब कोई भी एक एटम है उस वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है? क्योंकि जो है जितने एक स्टेबल जो एक एटम होता है उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल से निकल जाएगा उसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज जो है एक जो है उसमें कम हो गया है और ओवरऑल जो है फिर उस एटम वो जो एटम है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज जब ज्यादा होगा तो वो एटम को किस में चेंज कर देगा? आयन में चेंज कर देगा, पॉजिटिव आयन में चेंज कर देगा। ठीक है, और इस चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। When an atom loses one electron, it acquires positive charge due to more number of proton in the nucleus. ठीक है, और इसकी एग्जांपल हम किसकी देते हैं? सोडियम की देते हैं। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है और लूज करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों नेगेटिव चार्ज आ जाता है? क्योंकि जो पहले ही उसके पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो थे वो इक्वल थे, लेकिन जैसे ही बाहर से आउटर मोस्ट शेल में एक मजीद इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव जो सॉरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। व्हेन एटम gains one electron, it possess negative charge due to more electrons than proton in the atom. और इसकी एग्जांपल हम किसकी देंगे? क्लोरीन की देंगे कि क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। Okay, the next question is for what purpose is uranium 235 used? बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसको आपने जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो आप इसका आंसर जो है वो पावर जनरेशन में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, उसी को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूरेनियम 235 इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इसकी आपने जो है इक्वेशन लाजमी बना देनी है और उसके नीचे जो है वहाँ पे जो लाइन इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए हमने पढ़ी थी उसी को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम। स्टीम टर्न्स टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हैज अ गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड? अगर किसी पेशेंट को गोइटर है तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? ये हमने पढ़ा था आयोडीन 131 आइसोटोप जो है उसको हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। तो उसके लिए जो है वही क्वेश्चन जो हमने इसको टेस्ट योर सेल्फ में किया था उसी क्वेश्चन को आपने यहाँ पे जो है दोबारा से मेंशन कर लेना है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब आयोडीन, आयोडीन 131 इज इंजेक्टेड इनटू द थायराइड ग्लैंड टू टेस्ट द एक्टिविटी ऑफ थायराइड। ठीक है, थायराइड की एक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? आयोडीन 131 आइसोटोप को जो है वो इंजेक्ट करवाते हैं और वो क्या करेगा? जैसे ही आयोडीन 131 जो है आपकी बॉडी में जाएगी तो जहाँ पे कैंसरस सेल होंगे बॉडी में जो ग्लिटर में, तो उसको जो है वो ये जो रेज हैं इसमें से रेज निकलेंगी वो बहुत तेजी से जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे देन नॉर्मल सेल। तो कैंसर में बी एलिमिनेटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हेल्दी पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो जो कैंसरस सेल्स हैं उनको ये बहुत जल्दी जो है उसको क्या करेगा? डैमेज करेगा, उसको रिमूव कर देगा। और नॉर्मल सेल्स जो है या हेल्दी पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड है उसको जो है वो क्या जो है इफेक्ट ज्यादा नहीं करता।
Okay, the next question is give three properties of positive rays. पॉजिटिव रेज की 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, उनमें से कोई से भी 3 प्रॉपर्टीज आप अपने जो आप इजीली कर सकते हैं, आप उनको यहाँ पे मेंशन कर लें और याद कर लें। यहाँ पे जो 3 प्रॉपर्टीज मैं लिख रही हूँ वो कौन सी हैं। सबसे पहले नेचर वाला पॉइंट हम लिख लेंगे कि नेचर क्या है इनका, वो डिपेंड करता है गैस के ऊपर प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और ये ट्रेवल करती हैं इन स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रे। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, उनकी डिफ्लेक्शन का करेंगे कि देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज। Okay, the next question is what are the defects of Rutherford atomic model? The most important short question, इसको आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ये हमने जब Rutherford atomic model पढ़ा था उधर भी हमने इसको डिस्कस किया था, और यहाँ पे आपने दोबारा से इसको कर लेना है। इसके 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है electron being charged particle should release or emit energy continuously and should fall into the nucleus। ठीक है, और उसको तो फिर सर्वाइव नहीं करना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। सेकंड क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी एमिट कर रहा है तो फिर तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन जो ऑब्जर्व किया गया था वो कौन सा था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपने इसमें लिख देने हैं। Okay, the last question is, as long as electron remain in an orbit, it doesn't absorb or emit energy. When does it emit or absorb energy? Okay, ये हमारे पास जो है बोर एटॉमिक मॉडल जब हमने पढ़ा था उसका ये पॉइंट है कि उसमें उन्होंने बताया हुआ था, जब हम पोस्टुलेट्स उसके कर रहे थे, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब किसी एक ऑर्बिट में अपने मूव कर रहा होता है, या इलेक्ट्रॉन अपने जो रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स हैं उनमें जब मूव कर रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते। वो कब एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं। अब कब जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, कब एमिट करते हैं, जब वो हायर एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिट से जंप करेंगे लोअर की तरफ, तो उस वक्त वो एनर्जी रिलीज करेंगे। और जब वो लोअर से हायर की तरफ जा रहे होंगे तो एनर्जी क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। इस पॉइंट को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स पे जाएं, वहाँ पे इस पॉइंट को दोबारा से सुने, वहाँ पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ओके, उसके बाद आप क्या कहें, द चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय द फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन, डेल्टा E is equal to E2 minus E1 which is equal to the Hv। और E1 क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिट, E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी ऑर्बिट, और H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब ये जो है आज जो है हमारे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से जो है वो नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है फॉर असेसमेंट पॉइंट। थैंक यू सो मच।